देख लेता है और हना भी कहती है कि आप इवा को स्कूल जाने दीजिए। गत्सव ना नहीं कर पाता और इस तरह इवा पहली बार स्कूल जाती है। लेकिन गत्सव इवा और हना से मुंह छुपाकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। इवा सचमुच लकी है कि उसे हना जैसी केयरटेकर मिली। स्कूल में दिखाते हैं तो बच्चे अल्फाबेट सीखते हैं, लेकिन इवा को अलग बिठाया जाता है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ शैतान तो बेचारी के बाल भी उखाड़ लेते हैं। लेकिन घर पर इवा गत्सव को बताती है कि स्कूल में सब कुछ ठीक रहा। फिर 1926 में इवा को दिखाते हैं, जो अभी भी अकेली है और घर के अंदर बंद रहती है। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया है और अकेली बैठकर वो किताबें पढ़ती रहती है। गत्सव को इवा की टीचर का एक लेटर मिलता है कि इवा कई दिन से स्कूल नहीं आई, और जब गत्सव इवा से पूछता है तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाती। फिर वो बताता है कि डॉक्टर स्ट्रम का एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि कोपेनहेगन में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जहां दुनिया भर से साइंटिस्ट और डॉक्टर आएंगे। वहां इवा को इनवाइट किया गया है ताकि वे इसको एग्जामिन करके ठीक कर सके। ये सुनकर इवा बहुत ही खुश होती है। फिर इवा और गत्सव उस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में बाप बेटी के बीच का तनाव जरा कम हो जाता है और दोनों अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। कोपेनहेगन पहुंचकर वे एक बड़े होटल में चेक इन करते हैं और दोनों बड़े खुश नजर आते हैं। लेकिन कॉन्फ्रेंस में गत्सव को अलाउ ही नहीं किया जाता। वहाँ रिपोर्टर्स लगातार इवा की फोटोज खींचने लगते हैं। वो बहुत ही अजीब फील करती है कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं। लगता है ये कोई हॉस्पिटल है। वहाँ इवा एक अजीब दिखने वाले आदमी से मिलती है जिसकी आवाज कुछ ज्यादा ही मीठी होती है। उसका नाम एंड्री है और वो इवा को अपने कमरे में इनवाइट करता है। वो इवा से कहता है तुम हमारा ट्रैवलिंग ग्रुप ज्वाइन कर लो। फिर वो इवा को ड्रिंक ऑफर करता है, पर अचानक इवा को उल्टी आ जाती है और वो अपने कमरे में आकर सोई जाती है। लेकिन कुछ देर बाद कॉरिडोर में किसी की आहट सुनाई देती है। अगले सीन में जो दिखाते हैं उससे लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि कुछ और ही होने वाला है। इवा को एक स्टेज पर खड़ा किया जाता है और एक आदमी तो लकड़ी से इवा के शरीर को घोंपता है जैसे कि वो इंसान नहीं कोई जानवर हो। और ऑडियंस में बैठे हुए अजीब आदमी इस शर्मनाक हरकत को तमाशे की तरह देख रहे होते हैं। ये लोग किसी भी एंगल से साइंटिस्ट और डॉक्टर नहीं लगते। जैसा कि काफी नहीं था, वे ऊपर आकर उसके शरीर से बाल के सैंपल काटने लगते हैं। अब इवा इनकी अजीब और अश्लील हरकतें सह नहीं पाती और बेहोशी हो जाती है। जब गत्सव को इन्फॉर्म किया जाता है तो वो इनको ताना मारकर इवा को वहां से लेके जाता है। लेकिन इवा गत्सव से एक शब्द भी नहीं कह पाती कि कॉन्फ्रेंस के नाम पर उसके साथ क्या किया गया। अपने टाउन में लौटने पर वो किसी से बात नहीं करती और सीधे अपने कमरे में जाती है। वो बर्दाश्त की हद पार कर चुकी होती है और अब उससे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है कि मुझे पैदा ही क्यों किया। इसके बाद वो स्कूल जाना एकदम बंद कर देती है। अगले सीन में झील के पास वो एक लड़के से मिलती है जो उससे बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, जो झील में कूदकर स्विम करने लगता है और इवा को भी बुलाता है। वो भी कूद पड़ती है लेकिन वो स्विमिंग नहीं कर पाती। वो लड़का उसको बाहर लेके आता है और कहता है अगर स्विमिंग नहीं जानती थी तो पानी में क्यों कूद गई, फिर भी तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। दूसरी ओर गत्सव स्पार्की पर झूठा इल्जाम लगाता है कि उसने ऑफिस में रखे हुए कुछ पैसे चुराए हैं। स्पार्की गुस्से में कहता है कि पैसे तो मैंने नहीं चुराए, लेकिन मैं जानता हूँ आप ये नाटक इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं इवा से कभी ना मिलूं। मैं इवा को पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन आप उसकी लाइफ बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। वहाँ इवा अपने नए दोस्त के साथ बातें करने लगती है तो पता चलता है कि इवा गणित बहुत अच्छा कर लेती है। वो लड़का उसको सहलाता है और इवा भी उसको सहलाती है, लेकिन अचानक इवा अजीब सा फील करती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। फिर गत्सव अपनी बेटी को एक हेल्थ रिजॉर्ट में लेके जाता है और दोनों एक साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। तभी दूर एक औरत बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बना रही होती है। कुछ देर बाद इवा अकेले पानी में जाती है और उस औरत से मिलती है। हैरानी की बात तो यह है कि उसका नाम भी इवा है। दोनों आपस में घुल मिल जाती हैं और अपनी कई बातें शेयर भी करती हैं। उस औरत के साथ मिलकर इवा का दिल बहुत हल्का हो जाता है और फिर वो गत्सव के साथ घर लौट आती है। बाद में उसका नया दोस्त जो झील के पास मिला था वो किसी और लड़की के साथ होता है और ये देखकर वो बहुत दुखी होती है और तुरंत घर लौट आती है। लेकिन तब पता चलता है कि स्पार्की टाउन छोड़कर जा रहा है। इवा गत्सव पर चिल्लाती है कि आपने स्पार्की पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे क्यों भेज दिया, आखिरकार आप चाहते क्या है। इवा स्टेशन जाकर स्पार्की को रोकने की कोशिश करती है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्पार्की चला जाता है। इस तरह बार बार इवा का दिल टूटता रहता है। अब इवा का बर्थडे आने वाला है और गत्सव उसको एक वैरायटी शो में लेके जाता है। तभी शो का होस्ट आकर कहता है कि इस शो में आप अजीब इंसानों को देखेंगे। फिर एक जॉइंट ट्विंस को दिखाते हैं जो कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं। फिर एक बहुत ही लंबा आदमी आता है और उसके बाद एक लड़की आती है जिसका शरीर बालों से ढका हुआ होता है। गत्सव बहुत ही गिल्टी फील करता है कि वो अपनी बेटी को इस घटिया शो में लेकर आया, लेकिन लगता है इवा इसको एंजॉय कर रही है। अब शो के बाद होस्ट गत्सव से मिलता है और कहता है कि आपकी बेटी भी हमारे शो में भाग ले सकती है। गत्सव उसे गाली देकर बाहर निकाल देता है, लेकिन इवा उस शो के होस्ट से मिलती है और कहती है मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर इवा उस लड़के से मिलती है जिसके शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं। अब घर पर हना को इवा का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है थैंक यू। हना इवा को ढूंढती है लेकिन वो वैरायटी शो ग्रुप के साथ निकल चुकी थी। हना दुखी होकर गत्सव को खबर करती है, पर वहाँ इवा अपने नए साथियों के साथ बहुत ही खुश नजर आती है और उससे नई नई जगहों पर जाकर परफॉर्म करने का मौका भी मिल रहा होता है। इतना ही नहीं, वो अच्छा कमा भी लेती है, पर उसे ये पसंद नहीं होता कि लोग उसे एक अजीब चीज की तरह देखते हैं। और फिर कुछ समय बाद वो इस ग्रुप को छोड़ने का फैसला करती है और अपने कमाई से वो मैथ्स पढ़ने लगती है। साल 1936 में दिखाते हैं कि इवा
पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में मैथ्स की प्रोफेसर है। गत्सव ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी बेटी लाइफ में इतना आगे बढ़ेगी। वो बहुत ही बढ़िया फ्रेंच भी बोल लेती है और दुनिया भर के मैथमेटिशियन की कॉन्फ्रेंस में एक शानदार स्पीच देती है। और फिर काफी समय बाद वो वापस अपने टाउन में लौटती है तो हना उसको गले लगा लेती है और कहती है, तुम पहले की तरह अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारे पिता तुम्हें तरक्की करते हुए नहीं देख पाए। दरअसल गत्सव मर चुका है और इवा उसका फ्यूनरल अटेंड करने आई होती है। फ्यूनरल के बाद इवा हना को अलविदा कहकर वापस पेरिस के लिए निकलती है। ट्रेन में वो एक फाइल खोलती है जो हना ने उसको दी थी और कहा होता है कि तुम्हारे पापा ये फाइल तुमको देना चाहते थे। उसमें इवा का एक पोर्ट्रेट और कुछ पिक्चर्स होते हैं जो गत्सव ने बनाए थे। आखिर में इवा की माँ का एक स्केच होता है जिसमें वो इवा को हाथ में लिए स्माइल कर रही है। अपने पिता का गिफ्ट देखकर इवा की आंखें भर आती है। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।